नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करते हैं और उसी अपडेट में आज जिन प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे आज वो आपको बताएंगे। कैबिनेट का आज दिन था। दिन को हमने आपके साथ जो लाइव इंटरेक्शन जितने भी किए उसमें कैबिनेट की जानकारी उसमें दी। जब बैठक चल रही थी तब भी एक लाइव हुआ और फिर जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद भी ब्रीफिंग भी आपको दिखाई। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जो अपडेट बीच में है वो अपडेट ये है कि जो कैबिनेट ने इस बार जो बैठक थी उसमें कौन सा फैसला अपना पलटा है, इसकी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि पिछली कैबिनेट में जो मैटर था उसको किस तरह से कैबिनेट ने पलटा है, ये नौकरियों से संबंधित एक मामला है, उसकी बात करेंगे। और बाकी भी जितने भी मामले हैं वो अभी आपके साथ इस बुलेटिन में चर्चा के दौरान लेंगे। एरियर, डीए और नौकरियों के मामले में आज डिस्कशन क्या हुई, जो फैसले आए हैं वो तो हमने दिन को आपको बता दिए थे, लेकिन कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन की बात करेंगे आज, खासकर जो कैबिनेट में डिस्कशन हुई। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि इस कैबिनेट में जो एक पॉलिटिकल डिस्कशन है उसके लिए टाइम स्लॉट रखा गया था पहले से, और उसी टाइम स्लॉट के आधार पर अब हम ये कह रहे हैं कि आज जो डिस्कशन हुई है वो आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा दोबारा लोन लेने की नौबत क्यों है, कैबिनेट ने आज क्या डायरेक्शन ऐसी दी है अफसरों को कि दोबारा से लोन लेना पड़ रहा है। 1500 करोड़ रुपए आ गए आज खाते में, लेकिन उसके बाद दोबारा से लोन क्यों लेना पड़ रहा है वो आपको बताना जरूरी है, उसकी बात करेंगे। साथ में ये कि पेयर विजन और एनटीटी भर्ती को लेकर क्या बात कैबिनेट में हुई ये भी आपको जानकारी देंगे। कौन से स्कूल बंद हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए है क्योंकि हमने आपको कुछ रोज पहले बताया था, जब शंकर देहरा में, ये रात 9 बजे वाले बुलेटिन की ही बात है, शंकर देहरा में जो गुडा स्कूल है उसके बच्चे जो बह गए थे फ्लैश फ्लड में, जो एक रेन शेल्टर में खड़े हुए थे और रेन शेल्टर समेत बह गए थे। बाद में उनको हॉस्पिटल तक लाना पड़ा, इंजरीज भी हुई थी। और उसके बाद कैसे 4 दिन के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की नींद टूटी है और स्कूलों को लेकर जो डायरेक्शन हुई है वो क्या है। क्योंकि मसला ये था कि जिन जगहों पे ज्यादा बारिश का इफेक्ट है मॉनसून एक्टिव होने के कारण, उन जगहों के लिए ये ऑर्डर था और आज जाकर ये ऑर्डर हुआ। लेकिन ऑर्डर करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो हम आज आपको बताएंगे। 10 की छुट्टी का कंफ्यूजन कैसे है, क्योंकि 10 अगस्त को छुट्टी डिक्लेयर की है और वो राज्य चुनाव आयोग की डायरेक्शन के बाद आज सरकार का प्रेस नोट था। लेकिन इधर 10 तारीख को विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, मॉनसून सेशन, तो कुछ कंफ्यूजन बीच में हो गया है, उसकी क्लैरिटी आपको बताएंगे। ओल्ड पेंशन की कमेटी की आज हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज 6 बजे दी थी कि ओल्ड पेंशन को लेकर जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में अब चेंज हुआ है और उसमें कई नए मेंबर ऐड किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन कल हो जाएगी, लेकिन उसके साथ जो बैठक है वो भी मॉनसून सेशन से ठीक पहले बुलाई गई है, उसकी भी बात करेंगे। और ओवरऑल इस कमेटी को मैंडेट क्या दिया गया है ये भी आपको जानकारी देंगे। क्योंकि एक तरफ एनपीएस का नोटिस है जो आज मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने भी कॉपी देखी, 2 पेज का ये नोटिस है जो 13 तारीख के प्रदर्शन या फिर घेराव को लेकर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो अपडेट है वो राज्य सरकार की तरफ से है, जो कल मैंने आपको बताया था कि हाई पावर कमेटी के लिए एक फाइल चीफ सेक्रेटरी ने आगे मूव की है मुख्यमंत्री को। वो कल रात को ही फाइल साइन हो गई सीएम के आने के बाद, और आज जब वो फाइल वापस आई तो उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और किन किन चीजों को ओके किया गया है वो आपको बताएंगे। चुनाव आयोग का एक ऑर्डर आ गया है विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। कल रात को देर रात इसकी अपडेट चढ़ी, सोशल मीडिया पे इसको गलत तरीकों से भी लिया गया। कईयों ने जनवरी 2023 में चुनाव की घोषणा की हेडिंग डाल दी, जबकि मकसद कुछ और था। और ये सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए डायरेक्शन की एक चिट्ठी है, लेकिन इस चिट्ठी का इंपैक्ट क्या होगा, क्यों 8 जिलों के डीसी अब ट्रांसफर से बच गए हैं। हालांकि हमने आपको लास्ट वीक ये बता दिया था कि डीसी ट्रांसफर अब नहीं होंगे, क्योंकि जो पिछले चुनावों में यानी कि उत्तराखंड और यूपी का जो एग्जाम्पल हमारे सामने था उस आधार पे हमने आपको बताया था, और आज ये लगभग पूरी पुष्टि हो गई और अब 8 डिस्ट्रिक्ट डीसीज को नहीं बदलने की जरूरत है। और साथ में लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन की अब नई नियुक्ति कोई होने वाली है, उसकी भी आपको अपडेट देंगे कि क्यों सेक्रेटरी एजुकेशन को बदला जा रहा है। आउटसोर्स और टीजीटी की बात करेंगे, टीजीटी भर्ती की खासकर, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे टीजीटी भर्ती की अपडेट मांगते रहते हैं। आउटसोर्स वाले आज सचिवालय में घूम रहे थे, 3-4 मंत्रियों के चक्कर काटे महासंघ ने, और क्या इनको आश्वासन मिला वो बताएंगे आपको। महिलाओं को जो भत्ता कांग्रेस के
नेता प्रतिपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस किया गया है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना मैनिफेस्टो, ना कुछ, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये हलचल मचाई है। और सरकार से लेकर आम आदमी के बीच में इसकी चर्चा शुरू हुई है। सोशल मीडिया पे किस तरह की प्रतिक्रिया इसको मिली वो भी आपको बताएंगे। किसानों को मिलेंगे 2 लाख, लेकिन ये किन किसानों को मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। राज्य सरकार ने आज नोटिफिकेशन इस स्कीम की कर दी और ये भी जानकारी आपके लिए जरूरी है। एचपीयू में पीजी एडमिशन का शेड्यूल जारी हो गया है। कोविड से आज 4 डेथ है, लेकिन बंदिशों को लेकर कैबिनेट में, जैसा हमने आपको कल बताया था, कैबिनेट ने बंदिशों को लेकर कोई ऑर्डर नहीं किया है और ना ही कोई इस बारे में कोई ऑर्डर हो रहा है। तो ये हो गई सारी बात। इसके बाद एक बार बात करेंगे जो कोविड के स्पेसिफिक अपडेट हैं उनकी, और एक एक करके सारे मामले आपके साथ डिस्कशन में लेंगे। सबसे पहले बात कोविड के बुलेटिन की करने से पहले मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह करूं कि अभी जो भी लोग हमारे साथ अभी लाइव जुड़ चुके हैं वो एक बार इस जो स्ट्रीम को शेयर कर लें पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लोग चाहते हैं एटलीस्ट कम से कम उनको ये साझा हो जाए। दूसरी बात जो अब कोविड स्पेसिफिक है, कोविड को लेकर कैबिनेट में प्रेजेंटेशन क्या, हर बार जब भी कैबिनेट होती है तो पिछली और अगली के बीच में डिफरेंस रहता है और इसी कारण फिर उसमें डिस्कशन में ये बातें भी आती हैं कि जो कोविड को लेकर नई बंदिशों पे क्या फैसला होगा। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसकी अगर बात करें स्पेसिफिकली कोविड की, तो जो आज का बुलेटिन है वो हमें वही चीज बता रहा है जो मैं आपको कल बता रहा था कि बेशक नए केस आ रहे हैं लेकिन अब रिकवरी इंप्रूव हुई है, इसीलिए बंदिशें लगने की संभावना नहीं है। आज देखिए 6182 सैंपल टेस्ट हुए, 965 नए केस आए, 909 रिकवर हुए, लगभग बराबर चल रहा है मामला। 16 नई एडमिशन हुई हैं, 20 पेशेंट जो हैं वो रिलीव हुए हॉस्पिटल से, उनको छुट्टी हो गई है और 5454 एक्टिव केसेस पूरे प्रदेश में हैं। लेकिन आज जो चिंता की बात है वो ये है कि कोविड डेथ जो है आज 4 नई रिपोर्ट हुई हैं और इन 4 डेथ में अलग अलग जिलों में ये डेथ हैं। अगर हम शेड्यूल आपको बताएं एज वाइज, तो मिनिमम एज जो है डेथ की वो 60 है। इसमें हमीरपुर में 86 ईयर के मेल हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इनको निमोनिया था कोविड का। कांगड़ा में 60 साल के मेल हैं, इनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन था। शिमला में 90 साल के मेल हैं, कोविड-19 बुजुर्ग थे। सिरमौर में 65 ईयर की फीमेल है, इनको अस्थमा और सीओपीडी था। तो जितनी भी अभी डेथ हो रही हैं वो सारी लगभग कोमॉर्बिडिटी की हैं और इसी कारण ये सारा जो हमारे सामने फिगर है वो आ रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम को लेकर अलर्ट जारी हुआ है अगले 3 दिन के लिए फ्लैश फ्लड और हैवी बारिश का, और इसी कारण एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आज वो चिट्ठी जारी करनी पड़ी जिसको लेकर हम 3 दिन से कह रहे थे। और कह क्यों रहे थे, क्योंकि 3 चिट्ठियां आई थी, वो आगे कहानी आपको आगे बताएंगे कि कैसे शिक्षा मंत्री से होते हुए ये आगे नीचे भेजनी पड़ी और उसके बाद थोड़ी नींद टूटी है। एचपीयू में पीजी एडमिशन का शेड्यूल जारी हुआ है पहले, क्योंकि जो बाकी खबरें हैं उनको जल्दी जल्दी आपको बता दें, फिर उसके बाद मेन चीजों पर आएंगे, खासकर कैबिनेट स्पेसिफिक जो रही हैं। और आज अगर हम पीजी शेड्यूल की बात करें, पीजी डिग्री कोर्सेज की, तो एचपीयू ने शेड्यूल 22-23 के लिए जारी कर दिया है काउंसलिंग का। इसमें 6 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, 17 अगस्त तक चलेगी। क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक की ओर से शेड्यूल तय किया गया है। एमए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे। और जो काउंसलिंग है वो 11 अगस्त को कुछ सब्जेक्ट की है, एमएससी मैथ की 12 को है, एलएलबी कोर्स की 16 को है और अंतिम रोज 17 अगस्त को राजनीतिक विज्ञान कोर्स की काउंसलिंग है। तो ये शेड्यूल आप सुबह अखबार में भी देख सकते हैं। जहां तक बात इसके बाद अगले मामलों की हैं तो उनकी भी अगर आपको बात बता दें, और उन पे बात बताने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उस पे बात करें, और ये है किसानों को जो 2 लाख मिलने हैं। आज राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन की और ये नोटिफिकेशन जो है ये युवा सहकार कोष योजना की है, ये बजट में मुख्यमंत्री ने अनाउंस की थी। और उसके बाद किसान उत्पादक संगठन ये हैं, ये संगठन भारत सरकार के जो जब से अमित शाह इस मिनिस्ट्री में आए हैं कोऑपरेटिव्स में, उसके बाद इन संगठनों को बनाने के लिए बहुत मदद की जा रही है। हिमाचल सरकार भी ये जो किसान उत्पादक संगठन है इसके लिए ये एक तरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह बॉडी होगी। 2 लाख की वित्तीय सहायता राज्य सरकार देगी इसके लिए, और किसानों की हिस्सेदारी से 2 गुना सीड मनी देने की व्यवस्था होगी इस स्कीम में।
और किसान उत्पादक संगठनों को 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की जो ये युवा सहकार कोष योजना से इनको पैसे दिए जाएंगे। बाकी सारी चीज़ों को लेकर इसमें ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों की व्यवस्था भी है। और अगर एक बार जो एफपीओ है, एफपीओ बोलते हैं इसको, और इसके लिए अगर एक बार वो डिफॉल्टर हो गया तो उसके बाद इस स्कीम के तहत उनको लाभ नहीं मिलेगा। प्रेजेंटली ये डिपार्टमेंट सुरेश भारद्वाज देख रहे हैं और उन्होंने जो हर जिले के लिए टारगेट सेट किए हुए हैं कि कितने कितने किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने का लक्ष्य सभी जिलों को दिया है और उसको पूरा करना है। लेकिन इसके साथ अगली बात है जो महिलाओं के लिए भत्ते की हलचल है। आज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, चाहे वो फेसबुक है चाहे बाकी मीडियम के जरिए, उन्होंने ट्विटर के जरिए ट्वीट किया कि कांग्रेस सरकार आने पर हिमाचल में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपया हर महीने देंगे और ये कांग्रेस सरकार देगी, ये अनाउंसमेंट की। इससे पहले कांग्रेस, आपको पता है, 2 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर चुकी है। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम की है और दूसरी जो है वो है अभी जो की गई है वो दूसरी है जो बेरोजगार 5 लाख युवाओं को रोजगार 5 साल के भीतर, यानी कि 1 साल में 1 लाख। अब ये फिगर्स जो हैं जब मैनिफेस्टो में आएंगे तो पता लगेगा, उसके बाद इनकी स्क्रूटनी भी होगी। अगर हम ओल्ड पेंशन की बात करें तो सारे कांग्रेस के लीडर इसको लेकर एक मत हैं, क्योंकि हाईकमान से ही लगभग मैटर में क्लैरिटी है। लेकिन देंगे कैसे ये कोई नहीं बता रहा, ना राजस्थान वाले बता रहे, ना हिमाचल वाले बता रहे। कल रामलाल ठाकुर ने यह भी कह दिया कि हम ओल्ड पेंशन भी बिना लोन लिए देंगे, इधर सरकार के पास एरियर देने के लिए पैसे नहीं है और दोबारा से लोन लेना पड़ रहा है। अब इन सारी चीजों के बीच में जब आज ये अनाउंसमेंट हुई 1500 रुपए हर महिला को देने की, तो उसकी तीखी जो प्रतिक्रिया कुछ सेक्शन में हुई है। खासकर मान लीजिए अगर कोई आज में सोशल मीडिया के डिफरेंट इनकी अपनी जो फेसबुक आईडी है उसमें जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो उसके लिए तारीफ कर रहे हैं। जो बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव का सीजन आ गया, अब कई तरह की चीजें फ्री में आएंगी और ये सीजन में आएंगी, उस सीजन में चली जाएंगी। कुछ लोग पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने भी वादा किया था लेकिन दे नहीं पाए, एक व्हाइट पेपर निकाल के इशू को खत्म कर लिया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर पुरुषों का क्या कसूर है, उनको भी कुछ होना चाहिए। अलग अलग मत सबके चल रहे हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार करना चाहिए, लेकिन आज की इस अनाउंसमेंट के बाद जब कैबिनेट खत्म हो गई तो सरकार में भी सचिवालय में काफी हलचल थी। अलग अलग तरह से फीडबैक लिया जा रहा था कि क्या ये अनाउंसमेंट पीसीसी ने की, क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष ने की, या फिर पार्टी का इसमें अप्रूवल है कि इंडिविजुअल लेवल पर ही कांग्रेस के लीडर अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये सारी डिस्कशन सरकार में चल रही थी। आने वाले दिनों में इसके आपको क्रिया प्रतिक्रिया दोनों दिखेंगी, प्रेस नोट भी आएंगे और प्रेस बयान भी आएंगे। आउटसोर्स और टीजीटी की बात कर लेते हैं। आउटसोर्स को लेकर एक तो मैंने आपको बता दिया था कि मॉनसून सेशन से पहले अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो क्वेरीज और क्वेश्चन के रिप्लाई में लोग बिजी हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये शैलेंद्र, और इनकी टीम आज सचिवालय में घूम रही थी, 4 मंत्रियों से भी मिले। जब हम सचिवालय में थे तो मुख्यमंत्री कार्यालय भी ये आए और अपना कोई ज्ञापन दिया। इसकी वजह यह है कि जो सीएमओ हैं वो आउटसोर्स कर्मचारियों को बजट से संबंधित जो पत्र जारी किया था उसको लेकर ये कोई इशू पहले इनका था। दूसरी बात ये कि बहुत सारे विभागों में ऐसा हो रहा है कि जहां जहां ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोग हैं उनको निकाल रहे हैं, इनकी जगह नए रख रहे हैं, तो ये उनको होल्ड कराना चाहते हैं जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। और ये आज जो आउटसोर्स कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह, उनसे भी मिले थे। एक नई बात इसमें यह भी है कि उन्होंने भी इनको कहा कि आप इंतजार करिए अभी, क्योंकि सेशन के बीच में सारी चीजें अभी व्यस्त हैं, सेशन के बाद अभी सारी चीजों पे बात करेंगे। अगर हम टीजीटी की भर्तियों की बात करें तो आज टीजीटी कल शाम को एक नोटिफिकेशन हुई थी टीजीटी को लेकर, और वो उन भर्तियों को लेकर हैं जो बैकलॉग के मामले हैं। अभी देखिए जो बैकलॉग है अभी टीजीटी का, ये वेरिफिकेशन शुरू हुई है स्पोर्ट्स कोटा में। पिछली बार जब अनाउंसमेंट हुई थी, क्योंकि डायरेक्टर एलिमेंट्री ने आज हमें बताया, जब ही हमने इसके बारे में क्रॉस चेक किया, 9 लोगों की ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा या जो रोजगार कार्यालयों से आए होंगे। और उसमें ये पता लगा है कि ये पिछली बार बैकलॉग से ये रह गई थी सीटें और उसके बाद इनको भरा जा रहा है। अगर हम टीजीटी की भर्ती की बात करें तो और भी जो हैं वो दिव्यांग कोटे वाली भी भरी जा रही हैं। इसमें OH कैटेगरी में भी हैं, जो हायरिंग इम्पायर्ड की भी हैं, और बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी भी है। टोटल 54 पोस्टें हैं। पहले इनको भरने के लिए एक बार अप्लाई किया गया था, उसमें लोग मिले नहीं, तो ये बैकलॉग की पोस्टें हैं जो अब भरी जा रही हैं।
लेकिन जो टीजीटी के बाकी मामले हैं उनको लेकर जो डिटेल हम बहुत जल्दी आपके साथ साझा करेंगे। बहुत सारे मैटर डायरेक्ट भर्ती के लिए रिक्विजिशन में चले गए थे, लेकिन जो रह गए थे उनको लेकर क्या होगा वो हम बहुत जल्दी इसकी अपडेट आपको देंगे। लेकिन टीजीटी भर्ती के बाद अगली बात करते हैं चुनाव आयोग का जो ऑर्डर आया है उसकी। और चुनाव आयोग के ऑर्डर की बात करें तो ये कल रात को आ गया था और ये दोनों राज्यों के लिए है, हिमाचल के लिए भी और जो दूसरा स्टेट है इसमें गुजरात, जहां विधानसभा चुनाव ड्यू हैं। और इस लेटर को अपने अपने तरह से लोग समझ नहीं पाए, सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी ब्रेक करने के चक्कर में भी हो सकता है कोई गलती हुई हो। और इसका इंतजार वैसे पर्सनल डिपार्टमेंट और राज्य सरकार को करना होता है और ये हर राज्य में जहां भी इलेक्शन बाउंड स्टेट हो वहां पे एक सेट शेड्यूल पे ये लेटर आता है। और ये लेटर बेसिकली इसका मोटिव ये होता है, ये याद करवाते हैं राज्य सरकार को, जैसे हिमाचल के लिए कहा कि आपके यहाँ जो 13वीं विधानसभा है इसके कार्यकाल पूरा हो रहा है 8 जनवरी 2023 को, इससे पहले हमें चुना हुआ सदन देना है विधानसभा में। और इसी वजह से अक्टूबर में कोड लगता है, नवंबर में वोटिंग होती है और दिसंबर में रिजल्ट आता है। हिमाचल में 1 महीने में भी ये सब कुछ कराया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ गुजरात में चुनाव होते हैं, गुजरात बड़ा राज्य है, 2 चरणों में वहां चुनाव होते हैं, इसीलिए हमें एक फेज के लिए पूरा इंतजार करना पड़ता है, वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक बीच में लगभग 1 महीने का। तो ये शेड्यूल है हिमाचल का। लेकिन ये जो चिट्ठी आई है कल देर रात ही आई थी, इसमें यह कहा गया था कि जो जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश रिगार्डिंग ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स। अब जो चुनाव आयोग है वो उन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक रूटीन लेटर निकालता है जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है किसी भी तरह से, और वो पुलिस के भी हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के भी हो सकते हैं और बाकी विभागों के भी हो सकते हैं। लेकिन इन विभागों के लिए जिनकी एक जगह 3 साल पूरे हो गए हों उनको फिर इस कट ऑफ, क्योंकि वो अर्हता तारीख देती है, एक एलिजिबिलिटी डेट देता है चुनाव आयोग, और इस चिट्ठी में डेट दी गई है कि हिमाचल में जो 31 जनवरी 2023 को 3 साल पूरा कर रहे हैं अपनी सीट पे, उन्हें पहले ही बदल दिया जाए। और इस ट्रांसफर करने के बाद जो कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई है राज्य सरकार से, वो कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी गई है 30 सितंबर 2022 को। तो ये इससे पहले राज्य सरकार को ट्रांसफर करना है। हमने बहुत सारे, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे नायब तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के एसडीएम हैं, एडीएम हैं, उन सबको हम पहले बदल चुके हैं। फिर भी अब इस चिट्ठी आने के बाद जो पर्सनल और होम डिपार्टमेंट है, होम करेगा पुलिस की, पर्सनल करेगा एडमिनिस्ट्रेशन की और रेवेन्यू करेगा अपनी, सभी अफसरों को एक बार क्रॉस चेक करेंगे। अगर कोई बच गया होगा 3 साल वाला तो उसको भी 30 सितंबर से पहले ट्रांसफर करके निर्वाचन आयोग को इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जाएगी। लेकिन इसमें खबर यह है कि जो 8 जिलों के डीसी बदलने का खतरा था वो अब खत्म हो गया है। और वो खत्म इसलिए हुआ है, हमने 1 हफ्ता पहले आपको बताया था कि यूपी और उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग ने अपनी पिछली इंस्ट्रक्शन को रिवाइज किया है। पहले निर्वाचन आयोग करता यह था कि अगर बीच में किसी अफसर ने चुनाव आयोग के कोई उपचुनाव भी करवाया है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, तो फिर वो अगला चुनाव नहीं करवा सकता उस सीट पर, उसको वहां से बदलना पड़ता था। इसीलिए तैयारी ये हो रही थी कि अगर बदलना पड़े तो एक जिले के दूसरे जिले में, और जैसे मान लीजिए मंडी के डीसी कांगड़ा में, कांगड़ा के मंडी में, इस तरह से रिशफल करना पड़ना था। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, और जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा कि यूपी और उत्तराखंड में हुआ था, इस बार भी जो चिट्ठी आई है इसमें बिल्कुल क्लियर है कि उपचुनाव का कोई रेलिवेंस अगली ट्रांसफर से नहीं है। चुनाव आयोग ने सिर्फ 3 साल का शर्त रखी है। दूसरी बात, अगर बात करें सेक्रेटरी एजुकेशन की, तो सेक्रेटरी एजुकेशन में अब नए अफसर की तैनाती हो रही है। हिमाचल सरकार ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भेज दी है मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से, और ये परमिशन मांगी है कि एजुकेशन सेक्रेटरी नया नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग को एजुकेशन का चार्ज दिया गया है। रीजन ये दिया गया है चिट्ठी में कि क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गए हैं और ये इलेक्शन रिलेटेड वर्क्स में बिजी हैं, इसलिए इनकी जगह दूसरों को नियुक्त करने को कह दिया जाए। अब आप सोचेंगे कि ये निर्वाचन आयोग से क्यों परमिशन ली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जब मनीष गर्ग को किसी अचानक पैदा हुए सर्कमस्टांसिस के बाद इलेक्शन कमीशन में भेजना पड़ा था मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर, और इलेक्शन दिल्ली से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में रहने के बाद इनको बुलाया गया था यहाँ पर, तो इनको कुछ काम देना था। और इसी कारण मुख्यमंत्री ने अपने आप अनुमति मांगी थी इलेक्शन कमीशन से कि इनको 2 महीने के लिए एजुकेशन की जो परमिशन दे दी जाए, उन्होंने दे भी दी। अब अगर उनको बिना पूछे इनसे वापस ले लेंगे तो ये रिस्क है कि वो कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए परमिशन मांगी जा रही है। लेकिन आगामी कुछ दिनों में सेक्रेटरी एजुकेशन नए आपको मिलेंगे।
इसके बाद अगली बात करते हैं ओल्ड पेंशन की। ओल्ड पेंशन को लेकर आज हमने ब्रेकिंग न्यूज़ आपको 6 बजे दी थी, और 6 बजे इसलिए दी थी क्योंकि कल 9 बजे मैंने आपको बताया था कि फाइल चीफ सेक्रेटरी ने भेज दी है मुख्यमंत्री को, और आज मुख्यमंत्री क्योंकि आने वाले थे और रात को ये फाइल हो जानी थी, हो भी गई, वापस भी आ गई। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस अब इसकी नोटिफिकेशन करवाएगा, और जो वापस, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने ही फाइल भेजी थी और उनको ही वापस आई है, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि क्योंकि जो घनश्याम शर्मा के साथ जब बैठक हुई एनपीएस वालों की, तो उन्होंने ही डिमांड की थी कि उनके प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए। इससे पहले एनपीएस मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के खुद कह चुका है एनपीएस संघ की इसमें ऐसा भी एक अधिकारी जोड़ा जाए जो खुद एनपीएस में हो, आईएएस जोड़ा जाए। आज इन सारी बातों को मान लिया सरकार ने, और जो कमेटी में ऐड कर लिया घनश्याम शर्मा को, जो कर्मचारी और पेंशन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। एनजीओ को जोड़ दिया, उसमें अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा को। एनपीएस संघ के दोनों आ गए हैं, प्रदीप ठाकुर और भरत शर्मा, और साथ में 2 अफसर जोड़े गए हैं, डीसी मंडी अरिंदम चौधरी, जिन्होंने खुद भी अपने लेवल पे इससे पहले एनपीएस का कुछ वर्कआउट किया हुआ है, और खुद भी वो एनपीएस में हैं। और साथ में एचएएस अधिकारी निशांत ठाकुर, जो प्रेजेंटली शिमला से ट्रांसफर हुए हैं, डीटीडीओ चंबा और एडीएम भरमौर का चार्ज इनके पास है। तो इनको इस कमेटी में लिया गया है। इसी के साथ जो चीफ सेक्रेटरी ने इस कमेटी की बैठक भी 8 अगस्त को रख दी है, 10 अगस्त से सेशन है, और हमने जो एनपीएस का एक जो डेडलाइन दी गई है राज्य सरकार को, वो चिट्ठी भी आज देखी, 2 अगस्त को ये सौंपी गई है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, सीएम को एड्रेस की हुई है, और इसमें कहा गया है कि अब तक कोई प्रोग्रेस हुई नहीं हमारे साथ बातचीत के बाद, इसलिए हम आपको 9 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं। आप या तो आप ऐलान करिए या फिर 13 अगस्त को हम विधानसभा को घेरने आएंगे। ऐसे में हाई पावर कमेटी की बैठक चीफ सेक्रेटरी ने 8 अगस्त को बुलाई है, और 8 अगस्त की बैठक कब किस तरह जाएगी, उस बैठक में कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, क्योंकि एनपीएस वाले मोबिलाइज करने में लगे हैं लोगों को 13 तारीख के प्रदर्शन को लेकर। तो ये मामला थोड़ा सा सेटल नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि ये लगभग बिल्कुल क्लियर है कि हाई पावर कमेटी बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि वो अपना विकल्प हमें दें कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है, ताकि हम भारत सरकार से मैटर को टेकअप कर सकें। इससे पहले इस मैटर को उत्तराखंड टेकअप कर चुका है, वहां कोई रास्ता निकला नहीं था। उत्तराखंड में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ओल्ड पेंशन देने का वादा कर दिया था, बीजेपी ने नहीं कर पाई थी, बीजेपी क्योंकि उन्होंने जो रेफरेंस भेजे थे भारत सरकार को, उनका कोई जवाब आया नहीं था, तो वो अपना वादा नहीं कर पाया। उसके बावजूद वहां जीत गए, और इसलिए वहां चैप्टर ये क्लोज हो गया। लेकिन हिमाचल में मसला कुछ और है, हिमाचल में मूवमेंट कुछ और है, इसलिए हिमाचल में क्या नतीजा, कुछ डिफरेंस हो सकता है। क्या हिमाचल से कोई अगर विकल्प निकले तो हो सकता है भारत सरकार के लिए भी उसमें कुछ आई ओपनर जैसी चीज हो और कोई वे आउट बीच में निकल जाए। लेकिन सारा मामला डिपेंड कर रहा है संवाद पर, बातचीत कितनी होती है, इसमें वर्कआउट कितना होता है, और क्या सच में कोई रास्ता निकलता है या नहीं, ये डिपेंड करेगा इस बैठक के बाद। और उससे पहले ये डिपेंड करेगा कि एनपीएस जो 13 तारीख के धरने का ऐलान कर चुका है, क्या अब इस बैठक में 8 अगस्त वाली बैठक में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये जो मामला ओल्ड पेंशन का है वो ये है। 10 की छुट्टी का कंफ्यूजन दूर कर दें, आज एक सरकारी प्रेस रिलीज आया कि पंचायत उपचुनाव के कारण 10 तारीख बुधवार 10 अगस्त को अवकाश रहेगा, लेकिन 10 से ही विधानसभा का मॉनसून सत्र है, 11 तारीख को रक्षाबंधन है तब भी सत्र है, और सेकंड सैटरडे है 13 को तब भी सत्र है, तो 2 छुट्टियां तो उसमें जारी हैं। ऐसे में 10 अगस्त को लेकर कंफ्यूजन हो गया, तो लोगों को लगा कि 3 छुट्टियां मर रही हैं जो सरकारी कर्मचारियों को। इधर विधानसभा के सेशन के कारण पीडब्ल्यूडी में छुट्टियां बंद हैं, बरसात के कारण एजुकेशन में छुट्टियां बंद है, विधानसभा सेशन के कारण। आज एचपीयू से भी नोटिस आ गया, उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि 6 बजे तक बैठें और छुट्टियां ना लें, तो वहां भी बंद हो गई। लेकिन 10 तारीख की छुट्टी की एक्चुअली टेक्निकल दिक्कत यह है कि बुधवार 10 अगस्त को उन क्षेत्रों में केवल अवकाश रहेगा जहां वोटिंग होनी है, जहां कर्मचारी ने वोट देना है पंचायती राज उपचुनाव में। कई जगह जिला परिषद के चुनाव है, रामपुर के एक वार्ड में जो जिस पार्षद ने यहाँ यूनिवर्सिटी में फंदा लगाकर जान दे दी थी, और इसी तरह से जिन जिन जगह उपचुनाव हैं सिर्फ उन एरियाज में छुट्टी है, बाकी जगह नहीं है। और विधानसभा के जो शेड्यूल है उसमें कोई चेंज नहीं है, 10 से 13 तक ही है, कोई किसी कंफ्यूजन में ना रहें। अगर आपकी पंचायत में उपचुनाव है तब आप वहां वोटिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रोसीजर पूरा करना होगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए प्रोसीजर पूरा
करना ज़रूरी है। अब अगली बात करते हैं कि स्कूलों की बात पहले कर लें, फिर बाकी सारे मामले पे रिवीजन और कैबिनेट से रिलेटेड हैं और फिर इनको एक साथ ही आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल को लेकर एक ऑर्डर आज हुआ है जो हमने मतलब आप ये समझिए कि कितनी बार कितनी चिट्ठियां भेजने के बाद करवाया गया, उसकी भी आपको जानकारी देना ज़रूरी है। और वो जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग जिनको अभी ताज़ा एक जो अजीब तरह का नशा है अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट करने का, पोर्टल्स का कुछ नए नए पोर्टल्स जो शुरू हुए हैं। लेकिन अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हमारा मकसद स्कूलों को लेकर सिर्फ एक मसले को लेकर है और वो बिल्कुल प्रिंसिपल स्टैंड है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्कूलों का मॉनसून ब्रेक डीरेल्ड है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और वो इसलिए है क्योंकि जब मॉनसून हिमाचल में पहुंचता भी नहीं तब हम छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। कोई एक संघ आके चिट्ठी दे देता है कि छुट्टियों को इस बार इस तरह से कर ले, अगले साल कुछ और दे देता है, वो उस तरह से करवा लेता है। शिमला में जो सरकार के नज़दीकी कुछ लोग या कुछ संगठन होते हैं वो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए भी छुट्टियां चेंज करवाने की हिम्मत रखते हैं कि उनकी सरकार में चलती है। ऐसा एजुकेशन के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। और बरसात में तो बच्चों की जान की जोखिम का सवाल है। अब आप देखिए इसमें अगर हम आज की बात करें तो शंकर देहरा में सीएम की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां एक स्कूल है गुडा स्कूल जहां पे ये हादसा हुआ था। 4 बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे, रेन शेल्टर लकड़ी का बना हुआ था, उसमें उन्होंने शरण ली। बड़ी तेज बारिश हो रही थी लेकिन पीछे से फ्लैश फ्लड आया और वो बह गया। एक महिला और एक पुरुष भी उस शेड में थे, उन्होंने जैसे तैसे इन बच्चों को बचाया और उसमें कुछ को इंजरीज भी हुई। उसके बाद जहां जहां से ज्ञापन आए, देखिए लोग लगातार डिमांड कर रहे थे। दूसरी बात यह कि इस रिस्क के बावजूद तीसरे दिन तक मंत्री जी तक भी ये सूचना नहीं थी कि ऐसा कोई हादसा हुआ है और उसके बाद इसमें कोई करेक्शन भी करनी है। सबसे पहले जो पूर्व प्रधान थे इस पंचायत के, गुडा पंचायत के, उन्होंने चिट्ठी लिखी, इसकी कॉपी हमारे पास भी आई और खजाना राम इनका नाम है। इन्होंने कहा कि हमारा एरिया ऐसा है, बहुत सारे नाले क्रॉस करके जाना पड़ता है, बरसात में ऐसा होता है, एक इंसिडेंट हो गया है, दूसरा ना हो, आप इसके बारे में देखें। उसके बाद जो चिट्ठी लिखी वो ग्राम पंचायत गुडा ने खुद प्रस्ताव पारित करके भेजा। तीसरी चिट्ठी आई संस्कृत शिक्षक परिषद की तरफ से कि ये रिस्क है और इसके बाद ये चिट्ठियां हमने शिक्षा मंत्री को भिजवाई। शिक्षा मंत्री से डायरेक्टर हायर एजुकेशन को भिजवाई। हायर एजुकेशन से इस डायरेक्शन को निकालने में 3 दिन लग गए और आज जाके ये डायरेक्शन निकली जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया कि अगले 3 दिन तक फिर से येलो अलर्ट है और ज़्यादा फ्लैश फ्लड की नौबत आ जाएगी। आज हायर एजुकेशन के डायरेक्टर ने एक डायरेक्शन निकाली और उसमें कहा कि जिन जिन एरिया में ऐसा लगता है कि फ्लैश फ्लड है, बाढ़ है, ज़्यादा बारिश हो रही है, भूस्खलन हो गया है या स्कूल को जाने वाली सड़क बंद है, तो वहां पे डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना देने के बाद स्कूल को बंद रख सकते हैं और इसकी सूचना लेकिन डायरेक्टरेट को देनी होगी। तो ये इससे पहले इनका तर्क ये था, जब हमने मंत्री जी से बात की और उसके बाद डायरेक्टर से भी बात की, तो इनका तर्क ये था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डीसीज के पास पावर है और वो जब भी जहां भी बारिश की ऐसी सिचुएशन है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, शिमला में रहने वाले जानते हैं, हमें भी पता है शिमला में कई बार बर्फबारी के कारण छुट्टियां हो जाती हैं, डीसी डिक्लेयर कर देता है और वो उसी डीएम एक्ट को यूज करके करता है। लेकिन जो रिस्क है बच्चों का उसको लेकर कोई नहीं सोच रहा। अभी भी आप देखिए प्राइमरी स्कूलों में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां 55,000 बच्चे प्री प्राइमरी में हैं जो एक तरह से पहली कक्षा में आने लायक भी नहीं है। उनको पढ़ाने से ज्यादा केयर की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है। और ऐसा बच्चा भी अगर इस भरी बरसात में स्कूल पहुंचाना पड़ रहा है और उसको लेकर फिर हम आगे एक तरह से अलर्ट नहीं है। आपने जेबीटी को उसका काम दे दिया, नर्सरी भर्ती आप कर नहीं रहे हो, जेबीटी की भर्तियां 2018 से बंद हैं, जितनी पोस्टें खाली हैं उसके बाद उन बच्चों को कौन देख रहा है? कहीं स्कूल में कोई हादसा हो गया, स्कूल आते जाती बार ऐसी बरसात में कोई और अनटुवर्ड इंसिडेंट हो गया तो सरकार जवाब कैसे देगी? उसके बाद ये चिट्ठी निकली और इस चिट्ठी के हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जहां जहां भी मौसम का, क्योंकि आजकल 2.5-3 घंटे के अलर्ट आते हैं और उससे पहले अगले दिन के लिए पिछले दिन अलर्ट आ जाता है, इसी हिसाब से ये मॉनिटर चीजें होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मॉनसून ब्रेक को नए सिरे से बनाने की जरूरत है। मॉनसून ब्रेक तब तक नहीं शुरू होनी चाहिए जब तक मॉनसून नहीं पहुंचे। अभी हो ये रहा है कि मॉनसून का पता अभी मौसम विभाग
को नहीं होता और एजुकेशन वाले छुट्टियां करके घर चले जाते हैं। तो ये चीज गलत है। और जब दोबारा स्कूल खोलते हैं तो मॉनसून पीक पे होता है, जैसा इस बार हुआ। लेकिन चलिए, खैर देर से आया लेकिन ऑर्डर हो गया। इससे बच्चों का जोखिम तो कम नहीं होगा, एटलीस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना पल्ला झाड़ पाएगा। कल को अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो वो अपना पल्ला झाड़ देंगे, जी हमने चिट्ठी जारी कर दी थी, डिप्टी डायरेक्टर की गलती है, उसने छुट्टी नहीं की। लेकिन आप अगर ऐसे जिलों, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां आपके बच्चे को नाला पार करके जाना पड़ता है, जहां कोई भी ऐसा स्थल है जहां जो नाला है वो बाहर, जो इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, या लैंडस्लाइड हो सकता है, पेड़ गिर सकता है, तो बेटर यह है कि आप अपने बच्चे को उस दिन भेजें ही ना। क्योंकि सरकारी सिस्टम पर अगर रहेंगे भरोसे तो फिर आपको पता है सिर्फ चिट्ठियों के आगे बात नहीं जाती। अगली बात करें, जो छुट्टियों की बात हो गई, उसके बाद स्कूल कौन से बंद हो सकते हैं उनकी बात हो गई। अब पूरी तरह से कैबिनेट की बात करेंगे। और कैबिनेट की इसलिए क्योंकि बहुत सारे मैटर आज ऐसे हैं। आज हमने दिन को जब लाइव किया तो आपको, जब कैबिनेट चल रही थी तो आपको डॉक्टरों का मसला एक बताया था। उस डॉक्टरों के मसले में कैबिनेट ने फैसला अपना पलट दिया। जब कैबिनेट ने फैसला पलटा तो उसकी जानकारी आपको अब देंगे। दूसरी बात यह कि जो एरियर और डीए जो हम बात कर रहे थे कि इसको लेकर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करनी है। इसको लेकर क्या हुआ, क्योंकि 10 अगस्त को दोबारा से जो कैबिनेट है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को क्या कहा गया है। आज की बैठक में एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना नहीं थे, उनकी जगह कैबिनेट में सेक्रेटरी फाइनेंस अक्षय सूद थे। इसीलिए अगली कैबिनेट जो 10 अगस्त को होनी है टेंटेटिव रखी गई है, क्योंकि 9 अगस्त को करनी थी, लेकिन 9 अगस्त को बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है। और कोर ग्रुप की बैठक आपको पता है लंबी चलती है, पिछली बार भी रात को 2:30 बज गए थे, और इसीलिए कैबिनेट उस दिन नहीं रखी। लेकिन 10 तारीख को अगर कैबिनेट हुई तो ये कैबिनेट के बाद होगी, क्योंकि 11 बजे से कैबिनेट जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। और इस बैठक के लिए चीफ सेक्रेटरी को आज की बैठक में 3 डायरेक्शन दी गई हैं 10 तारीख की कैबिनेट में एजेंडा लाने के लिए। वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। और उससे पहले आज जो डिसीजन हुए हैं वो हम आपको बता चुके हैं जो कैबिनेट के, और जो बाकी हैं आपको सुबह प्रिंट की फॉर्म में देखेंगे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनकी बात करते हैं। आज जो बात हुई, सबसे पहले ये कि दोबारा लोन लेने की जरूरत क्यों है। कैबिनेट की बैठक में आज कैबिनेट ने पहले तो अपना फैसला पलटा डॉक्टरों की भर्ती को लेकर। पिछली कैबिनेट में फाइनेंस और हेल्थ ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, और वो प्रेजेंटेशन थी पूरी तरह से डॉक्टरों की भर्ती कैसे करनी है, एमबीबीएस डॉक्टरों की। और 500 पद क्रिएट करने के बाद 300 कर दिए थे वॉक इन इंटरव्यू में, और 200 कर दिए थे पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती करनी थी। आज कैबिनेट ने उस फैसले को पलट दिया। वॉक इन इंटरव्यू के जो 300 पद हैं उसमें अब रिटर्न एग्जाम होगा, और ये रिटर्न एग्जाम 4 सितंबर को या 11 सितंबर को या इसके बीच में कभी भी हो सकता है। स्लॉट पे काम चल रहा है। रिटर्न एग्जाम लेगा जो अटल यूनिवर्सिटी है नेरचौक वाली वो, और इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर महीने में ही निकाल के नियुक्तियां भी दी जाएंगी। लेकिन ये हिमाचल की हिस्ट्री में पहली बार है कि वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहा है और वॉक इन इंटरव्यू में रिटर्न एग्जाम भी हो रहा है। जो 200 पद बाकी हैं वो जा रहे हैं डायरेक्टली पब्लिक सर्विस कमीशन को, और रिक्वेजिशन जाएगी, उसके बाद उनको भरने में टाइम लगेगा। आप ये मानिए कि वो इलेक्शन के बाद ही होंगे। लेकिन क्या सरकार 300 पद ये भर पाएगी, वो देखने वाली बात है। क्योंकि जो पेरेंट्स और अभिभावक हैं, बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू का, वो इस फैसले से हालांकि खुश नहीं होंगे, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू जल्दी हो जाता तो जल्दी उनकी अपॉइंटमेंट इसी महीने हो जानी थी। अब ये सितंबर में शेड्यूल जाएगा, और अगर कोई भर्ती परीक्षा से संबंधित विवाद हो गया तो फिर ये अक्टूबर में कोर्ट से पहले पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। लेकिन कैबिनेट ने अपने पिछले फैसले में संशोधन कर दिया है। दूसरी बात जो एरियर और डीए को लेकर है उसको भी करेंगे, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि इसको लेकर आज डिस्कशन हुआ है। और डिस्कशन बेसिकली जो राजनीतिक तौर पे था, जो डिसीजन हुए वो तो हमने आपको दिन को भी बता दिए थे, सुबह आप देख भी लेंगे। लेकिन जो राजनीतिक डिस्कशन था वो था बेसिकली 75 साल के जो कार्यक्रम थे उनको लेकर, और जो तिरंगा यात्रा है एक तरह से 13 से 15 अगस्त की, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का शेड्यूल आने वाला है, 2-3 मंत्री और आएंगे। 31 अगस्त तक 75 साल का जो कार्यक्रम है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त में ही इनको कंप्लीट करिए, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में होंगी। चंबा में 2 रैलियां करके मुख्यमंत्री आ गए हैं। शिमला का कार्यक्रम कल रिज मैदान पर है। और बाकी ये कहा गया है कि मानसून का जो शेड्यूल है उसके बीच में इसको एडजस्ट किया जाए। जब ज्यादा बारिश हो तो ना किया जाए, जब मौसम खुला हो तो 2-3 इकट्ठे कर लिए जाएं।
अब एक जगह मुख्यमंत्री जाएंगे, बाकी जगह केंद्रीय मंत्री भी आके जा सकते हैं। लेकिन जो बाकी चीजों पे चर्चा हुई उसकी बात करते हैं। एरियर और डीए को लेकर प्राइमरी डिस्कशन कैबिनेट में हुआ। अब चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने यह डायरेक्शन दी है कि अगली कैबिनेट में 10 तारीख को ट्रेजरी का बैलेंस और जो एरियर का फॉर्मेट है उसको लेकर डाटा लाया जाए और यह बताया जाए कि अब हमारे पास क्या सिचुएशन है इसको देने की। मैंने आपको पहले बताया था कि 1500 करोड़ रुपया हम ले चुके हैं, आज वो ट्रेजरी में पैसे आ गए, कल कंफर्मेशन भी आ जाएगी, लेकिन ये काफी नहीं है एरियर के लिए। इसीलिए 6 तारीख को प्रबोध सक्सेना वापस आ रहे हैं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट नए सिरे से लोन लेगा। इसी हफ्ते दोबारा से लोन लिया जा सकता है। वो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अगर पहली किस्त अच्छी देनी है एरियर की, मान लीजिए थोड़े अच्छे अमाउंट की देनी है, जैसे कि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी डिमांड की थी कि उनको जो एरियर है वो पहली किस्त में आप इस तरह का फॉर्मेट बनाएं कि जो पहली किस्त है वो इस तरह से दी जाए कि जिसका 50,000 जिस कर्मचारी का एरियर बनता है उसको हम एक मुश्त उस 50,000 को दे सकें, और उसके साथ जिन बाकी कर्मचारियों को भी एरियर देना है उनको भी हम एक मुश्त वो एरियर दे सकें। ये डिमांड जो है वो हुई थी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से, और इस डिमांड के बाद अब सरकार कैसे एक्ट करती है वो देखना पड़ेगा, और वो पता लगेगा अगली बार जब ये दोबारा से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि लोन का मतलब ये है, उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि एरियर कितना फीसदी दिया जा रहा है। अभी हमने 1500 करोड़ रुपया लोन लिया है। 1500 करोड़ लोन के साथ जो व्यवस्था है वो नहीं बन पा रही है, खासकर उस सूरत में जब ये हो कि 25% या 50,000 जो राउंड फिगर का एक व्यवस्था है, उसमें कोई फिगर जो है वो एरियर के भुगतान में देना है। तो ये एरियर और डीए की बात बिल्कुल क्लियर है, और आपको इसमें इंतजार अब अगली कैबिनेट का इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ये पता लग जाएगा कि आपको उसमें जो लोन का जो एरियर का अमाउंट है या एरियर का जो फिगर है वो क्या रहने वाला है। एरियर के बाद अगली बात करते हैं, और जो अगली बात है वो है डीए को लेकर। डीए को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात है कि 3% अभी बकाया है, वही इसमें मिलेगा, लेकिन जो मामला सारा अनाउंसमेंट पे टिका हुआ है, और टोटल फिगर कितना हमारे पास बनता है वो है। तो अभी 1500 करोड़ रुपए आया है, बाकी अगर ले लिया तो लगभग ये दोनों मामले एक साथ निकल जाएंगे। कैबिनेट में नौकरियों को लेकर एक दो चीजें बहुत क्लियर हुई हैं। पहले तो मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट ने नाराजगी जताई कि नौकरियों से संबंधित मामलों में डिले क्यों हो रहा है। उसमें दो चीजों की बात की गई। एक तो ये कि जो जेबीटी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो क्यों अटका हुआ है। हालांकि जेबीटी का मैटर नहीं गया था, जो एक एजेंडा बन के जाता है वो नहीं गया था, खासकर जो हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी उसके बाद वाला। दूसरी बात, प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर भी डिस्कशन हुई, और उसको लेकर भी यही कहा गया कि इसमें जो डिले है उसको खत्म किया जाए, और जो भी करना है अभी अगली कैबिनेट तक इस मामले में कोई ना कोई अपडेट लाई जाए। हालांकि मुझे लगता ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही अगली कैबिनेट तक भी इस मामले में, क्योंकि अभी सेक्रेटरी के लेवल पे बदलाव होगा तब जाके हम अगली बात कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात नौकरियों की है उसमें एक मैटर और लाने को कहा गया चीफ सेक्रेटरी को कि जो पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, शहरी विकास विभाग और वन विभाग, इनके जो रेस्ट हाउसेज हैं जो प्रदेश में चल रहे हैं वहां कर्मचारी नहीं है अटेंड करने के लिए, कुक नहीं है, चौकीदार नहीं है, या फिर हेल्पर नहीं है। इसके लिए संबंधित विभाग अपने अपने विभाग के डाटा लाएं और कैबिनेट में मैटर लाएं कि इनको कितने कितने लोग चाहिए ताकि इन रेस्ट हाउसों को हम चला सकें। तो ये मामला भी कल अगली कैबिनेट में लाना पड़ेगा, और उसमें फिर डिस्कशन होगी कि इसके लेकर आगे क्या करना है। दोबारा जो लोन लेने की नौबत क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ में ये बात भी हुई कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जिनमें डिले हो रहा है उनको भी लाया जाए, और उसमें था पे रिवीजन रूल्स वाला पहले, और इसके साथ जेओएआईटी वाला जो साथ में दूसरा। और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि अगली कैबिनेट में इस मैटर को प्रोसेस करवा के लाया जाए ताकि इसमें और डिले ना हो, क्योंकि विभिन्न जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उन सेगमेंट से अलग अलग जो डिमांड है वो इस मामले में आ रही है। तो ये डायरेक्शन दी गई है, इसीलिए हमें अब अगली जो कैबिनेट है उसका इंतजार करना होगा, और उस कैबिनेट में क्या क्या चीजें आगे आएंगी
उनको लेकर फिर हम उसी कैबिनेट में इंतजार करेंगे। आप सभी से जो आग्रह है वो हमारा वही रहता है कि इसी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करें, क्योंकि हम इसी चीज़ को आगे फिर आपको लेकर चीज़ें लेते हैं। करुणामूल आश्रित जो मैरिड बेटी का मामला कोई पूछ रहे हैं, देखिए ये विशेष कुमार खरड़ पूछ रहे हैं, ये इनको मैं बता दूं उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन विभाग क्यों नहीं कर रहे ये हम आगे बता पाएंगे। लेकिन आपका इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आप पहले बता दें फिर, ताकि इसको लेकर हम आपको जो अगली जानकारी है वो दे सकें। सरकार की तरफ से और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये ऑर्डर हो चुका है। पीईटी की जो अपडेट है 870 पोस्ट की, वीरेंद्र कुमार जी आज पीईटी वाले पीटीआई वाले लोग कुछ सचिवालय आए थे और उनको लेकर 6 बजे वाले बुलेटिन में हमने अपडेट साझा किया, आप उसको देख सकते हैं। तेजराम ठाकुर जल शक्ति विभाग की बात कर रहे हैं, क्लास 3 केमिस्ट टेक्नीशियन फिटर, और ये 2 साल के बाद टेक्निकल टेक्नीशियन में बावजूद टेक्निकल स्केल से वंचित हैं। बड़े सारे सवाल इस बारे में बड़े दिनों से आ रहे हैं, लेकिन ये लेफ्ट आउट टाइप के मैटर रहते हैं, ये एक साथ सेटल होते हैं। आप अपना जो ये मामला है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सरकार तक पहुंचाएं, ताकि फिर आगे उसी मामले में इनके साथ उसी तरह से बात भी की जा सके। मंजीत सिंह कह रहे हैं कि इनका सवाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक आगे ये अच्छा ये रिप्लाई दिया है इन्होंने किसी और को, लेकिन अभी राइडर का क्या हुआ ये पूछ रहे हैं अमित ठाकुर जी, ये मैंने पहले रिप्लाई कर दिया। करुणामूलक आश्रित वाला पहले हो गया, तेजराम जी का सवाल भी पहले हो गया। जेबीटी रिजल्ट संजय भारद्वाज पूछ रहे हैं, वो तो अभी कैबिनेट में दोबारा जाना पड़ेगा, रिजल्ट तो आ जाएगा, नियुक्ति नहीं हो पाएगी। उसी तरह से अगली जो मैटर हैं वो भी उसी तरह के हैं। व्हाट अबाउट 556, ये रमन वर्मा का ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से होगा तभी होगा, और वहां पे अभी नोटिस नए सिरे से इशू हुए हैं पिटिशनर नंबर 5 को, अमित कुमार शर्मा जिनका नाम है, तो उसका इंतजार आप करें। ठाकुर सुमित राइडर संशोधन नोटिफिकेशन अगली कैबिनेट तक का इंतजार करें। करुणामूलक पे साहिल चौधरी जी कोई अपडेट अभी नहीं है, पीईटी पे भी योगराज जी कोई अपडेट नहीं है। जेबीटी कमीशन विवेक शर्मा जी ये रिप्लाई हो गया। जहां तक बात टीजीटी पदनाम की है तो वो अगला मैटर है हमारा, वो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगना है जी, क्योंकि इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ये इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है, चैनल अभी लंबा है, इसको डिस्कस करने का अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जाना है। एलटी ज्वाइनिंग इन शिमला, मनोज कुमार जी, एलटी को लेकर एक फीडबैक आज आया है, लेकिन कल जो डायरेक्टर एलिमेंट्री हैं पहले उनसे बात करनी पड़ेगी कि वैकेंसी अभी कितनी है, और वो कंफर्म करने के बाद बात करेंगे। टीजीटी नॉन मेडिकल बैच वाइज की भर्ती कब होगी, ये नीलकांत गुप्ता जी, ये मैं पहले बोल चुका हूँ आपको कि ये रिप्लाई अभी आएगा, क्योंकि ये हमने डिपार्टमेंट से अभी लेना है। जो जस्टिस फॉर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पे एनॉमली, ये भूपी रावत जी पूछ रहे हैं, ये मामले में इस मामले में एसीएस फाइनेंस बैठक कर चुके हैं। उस दिन भी हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि ये तीनों विभागों के जो फार्मासिस्ट हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों की बैठक हो चुकी है। पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट अभिनंदन ठाकुर जी जितनी अपडेट थी कल हम दे चुके हैं। एनटीटी की भर्ती कब होगी, मानवी चौहान जी इंतजार करें, अगर कुछ ड्राफ्ट अगली कैबिनेट तक पहुंचा तो। जगदीप कौशल जेओए लाइब्रेरियन की भर्ती, ये तो अभी आरएनपी रूल फाइनल नहीं हो पा रहे, पहले आरएनपी रूल फाइनल होंगे तब भर्ती की बात आगे हो पाएगी जी। अशोक मेसवान जी का सवाल पहले हो गया। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर परिषद नगर पंचायत के कर्मचारियों को वेतन आयोग कब मिलेगा, राजीव ठाकुर का बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन इसका रिप्लाई आने के बाद ही हम पूछ पाएंगे। और आज इनका सवाल मैंने पहली बार देखा, तो इसका एक्स सर्विसमैन का मैटर भी होगा कैबिनेट में सर, नहीं रिंकू सिंह जी, अभी तो आज तो नहीं था, अगली में होता है तो उसके बाद उसी दिन बता पाएंगे हम। कॉर्पोरेट बैंक न्यू पे स्केल के बारे में भी कोई खबर, जीवन आजाद जी, इसके बारे में तो पूछना पड़ेगा जी। वन विभाग में ट्रांसफर के लिए डिटेल मांगी थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कौन सी ट्रांसफर थोड़ा क्लैरिफाई करें तब हम कुछ बता पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की सीनियोरिटी अरुण जी अभी कुछ हुआ नहीं, इस पे रिवीजन ऑफ अलाउंसेस का शिव कुमार जी कोई नहीं सोच रहा है, तो उसकी उम्मीद मुझे लगता है ज़्यादा है नहीं। जुडिशियल डिपार्टमेंट के पे स्केल को लेकर अजय कुमार जी ये नोटिफाई करना है पहले होम डिपार्टमेंट ने, और उसके बाद इस पे फैसला होगा। अभी जो सवाल है मैक्सिमम यही दिख रहे हैं, बाकी थोड़ा रेपिटेशन में लग रहा है मैटर, तो हम रिपीट सवाल नहीं करेंगे। इसीलिए जहाँ तक जो मामला बाकी है वो अपने कमेंट आप इसी कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ताकि हमारी टीम कल जाकर आपके लिए ये रिप्लाई भी ला सके। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया।